many women die during giving birth? Why C-section is increasing these days? तो देखो इस चीज का ना कोई एक रीजन नहीं है कि सी सेक्शन रेट क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज दिस पेन का डर है ना, पेन का डर है बहुत ज्यादा, प्लस ऑब्वियसली लाइफस्टाइल्स बदल गए, C-section बॉक्स immediately feed नहीं करा पाती. अगेन देखो ऐसा कुछ नहीं है. Can somebody wear scarf after the child and कि कानों को ढक के रखो, कानों से हवा चली जाएगी, तुम भी बीमार पड़ जाओगे. ये सब मिथ्स है ना. देखो ये सब अगेन है ना, बिकॉज वी डू नॉट क्वेश्चन. हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो, एयर कंडीशनर्स हैं, ऐसे कहीं हवा नहीं चले जा रही है, सो यू एक्चुअली डोंट नीड टू कवर योर हेड एंड एवरीथिंग. ठीक है, लेकिन है ना द कैच हियर इज कि जिन लोगों का आईवीएफ से प्रेगनेंसी होता है वो इतना डरे हुए होते हैं है ना, सो वो साइकोलॉजिकली दे डू नॉट वांट टू टेक एनी चांस. पर इन वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे इतना ज्यादा वो जानना पड़ता है? आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड हम सबसे ज्यादा टेंस्ड होते हैं अबाउट चाइल्ड, कि बच्चा ठीक से फीड ले रहा है, बच्चे ने खूब कितनी बार किया, पी कितनी बार किया. बट क्या हम रियली केयर करते हैं अबाउट पोस्टपार्टम मदर्स? नहीं ना, बहुत कम. तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर पानिका मित्तल से, एंड शी विल टेल अस एवरीथिंग about postpartum care for the first 40 days and all the myths related to that. So let's listen from her. And if you still haven't subscribed to my channel, then do hit the like button to this video and subscribe to my channel for more such informative content about mothers and kids. Hi Dr. Pankila, I really want to ask you the first question, which is why C-section is increasing these days? Yeah, so well, this is one of the favorite questions and I think I would love to answer that. तो देखो इस चीज का ना कोई एक रीजन नहीं है कि सी सेक्शन रेट क्यों बढ़ रहा है. So honestly, I would say if I see 10 patients in an OPD today, 10 में से 4 लोग तो खुद ही बोल देंगे कि डॉक्टर प्लीज हमारा नॉर्मल डिलीवरी ट्राई भी मत करना, है ना. ऑन दैट नोट, क्योंकि ऑब्वियसली टैबू है, मदर इन लॉ गुस्सा हो जाएगी कि सी सेक्शन क्यों करवा रहे हो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्यों नहीं ट्राई कर रहे. आई लिटरली गेट मैसेजेस एंड फोन कॉल्स फ्रॉम वुमेन रिक्वेस्टिंग कि मैम कोई बहाना बना देना मेरी मदर इन लॉ के सामने, आपको संभालना है, जो भी करना है, बोल देना बच्चा उल्टा है, बोल देना कि बच्चे ने पॉटी कर दिया, कुछ भी करना, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि मैंने आपको सी सेक्शन के लिए बोला है. व्हाई? बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज दिस पेन का डर है ना, पेन का डर है बहुत ज्यादा, प्लस ऑब्वियसली लाइफस्टाइल्स बदल गए हैं. पहले की जो फीमेल्स थी वो बहुत एक्टिव थी, सो पेन एंड्योरेंस वाज समथिंग व्हिच वाज हाई, प्लस बॉडी में स्ट्रेंथ ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा थी, बिकॉज जो डे टू डे एक्टिविटीज होती थी हमारी उनमें फिजिकल स्ट्रेंथ लगती थी. Right. Not that I'm saying कि you know the females today or the women today, girls today are weaker. It's just that their lifestyles have changed tremendously. लेकिन आज भी वो normal delivery करा सकते हैं, but then they have to prepare themselves. You know, डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए आपको जैसे मैराथन के लिए तैयारी करते हो ना, वैसे तैयारी करनी पड़ती है. इट्स नॉट लाइक कि आप उठ गए एक दिन अचानक से और बोला कि हाँ मुझे नॉर्मल डिलीवरी करानी है. यू हैव टू रियली प्रिपेयर फॉर इट. वो प्रिपरेशन जो कर लेता है उसकी वजाइनल डिलीवरी हो जाती है. बट बहुत सारे लोग अपने लाइफस्टाइल में बिजी हैं, जॉब्स में बिजी हैं, डे टू डे वर्क में बिजी हैं, जिस वजह से वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, जिस वजह से वजाइनल बर्थ के चांसेस आजकल कम हो गए. And also on that note, I would like to add कि पहले के टाइम पे it was a younger population which was getting pregnant. Now the average age of actually getting pregnant has increased. है ना, so पहले जो हम देखते थे 26, 25 कि women were getting pregnant. Now the average age of marriage has only kind of shifted to 28, 30, 35. So elder pregnancies are on the higher rise. फर्टिलिटी कॉम्प्लिकेशंस होने लग गई हैं, तो आईवीएफ प्रेगनेंसीज बढ़ गई हैं, प्रेशियस प्रेगनेंसीज हो गई हैं बहुत ज्यादा. एक दो बच्चे कर रहे हैं सब लोग, डर बहुत ज्यादा बैठ गया है, रिस्क कोई लेना नहीं चाह रहा, सब लोग बिल्कुल सेफ से सब कुछ करना चाह रहे हैं. तो उस वजह से ये फियर कह लो या डर है, और लाइफस्टाइल चेंज हो गए हैं, एक हमारा एज चेंज हो गया. सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऑल टुगेदर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर this increase in cesarean section rates. Also in olden days I would say it was ignorance is bliss, है ना, लोगों को पता ही नहीं था कुछ, तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि कितना पेन होने वाला है. Now everyone sees YouTube videos कि हाँ जी इतना पेन होने वाला है, ओके डॉक्टर 12 घंटे पेन चलेगा,
तो पहले की लेडीज को कुछ ज्यादा पता नहीं था, दे यूज्ड टू कम, यू नो, एक इनोसेंस के अंदर आते थे, अच्छा पेन होने के बाद पता चलता था अच्छा इतना पेन होना था, उतने में चीजें हो चुकी होती थी. So again, awareness is good, but sometimes you know it is a double-edged sword wherein कभी-कभी पेशेंट्स डर जाते हैं उस पेन के बारे में जान के. So yes, बढ़ तो गया है definitely. I wouldn't deny on that fact, but yes, it is not that you know जनरल पब्लिक की परसेप्शन है कि वो आजकल तो आप हॉस्पिटल जाओ और डॉक्टर जो है वो सिजेरियन कर रहे हैं. हर प्रोफेशन बदनाम है ना. So similarly we do understand कि एक जनरल पब्लिक का परसेप्शन ये है, but again we are all game for vaginal birth. Especially you know I encourage women to undergo natural birth. We tell them exercises, we tell them good diet, lifestyle changes जो उनको करने हैं, so that they can prepare your body for you know normal delivery or vaginal delivery as to say. But then you have to understand 70% आपका काम है, 30% सिर्फ डॉक्टर का रोल है. अगर आप पेन लेने को तैयार हो, अगर आपकी इंड्योरेंस अच्छी है, अगर आपने अपनी बॉडी को तैयार किया है प्रॉपर्ली, तो वेजाइनल बर्थ इज पॉसिबल. यस, 10 में से किसी एक या दो के लिए कोई मेडिकल कंडीशन होगी, हो सकता है आपका प्रोग्रेस ना करे लेबर या बेबी को डिस्ट्रेस हो जाए. दैट विल बी द पॉइंट व्हेन वी विल टेल यू कि हाँ अब सिजेरियन करना पड़ेगा. बट बाकी 9 केसेस में वेजाइनल बर्थ इज पॉसिबल इफ यू हैव प्रिपेयर्ड योर बॉडी. दैट्स फॉर श्योर. So I prepared my body ऐसे मुझे सोचा था, but then after 16 hours of pain मैंने epidural भी लिया and उसके बाद cesarean के लिए जाना पड़ा, तो it feels के मतलब वो मैंने pain ही क्यों लिया? Exactly, you know, again, this is one of the reasons which is also contributing to the increased cesarean section rate. So Yes. many women have this fear also कि डॉक्टर हमने ट्राई किया और फिर भी अगर नहीं अब हो इसीलिए पाई तो मैंने तो- second time पे cesarean करा लिया. Yes, exactly, है ना. So ये भी एक reason है, because you know women feel कि यार अगर ट्राई किया, so you have to understand when you are going for a vaginal delivery, it is never called as कि हाँ चलो vaginal delivery कराते हैं. The term which is technically used is trial of labor. Now that trial of labor will actually result in a vaginal birth or it will end up as a cesarean section. Nobody knows. That only time will tell कि trial of labor में normal delivery हुआ, like vaginal birth हुआ या cesarean section हुआ. It is never called as चलो चलो normal delivery करें. It is called as चलो चलो trial of labor करें. ठीक है. Now in trial of labor, 90% will have a successful vaginal birth, whereas 10% would have to go for a cesarean section because of any complication. Obviously, at the end of the day, it doesn't matter कि आपने बेबी को डिलीवर vaginally कराया है या abdominally कराया है, दोनों नॉर्मल तरीके हैं, है ना. There is nothing abnormal about the cesarean section. Our prime concern, and I'm sure patients का भी prime concern यही होता है कि बेबी और मदर दोनों सेफ रहने चाहिए, है ना. At the end of the day, that happiness, that bliss is which is important. दैन भी कौन से तरीके से आया. यस, आई अंडरस्टैंड कई बार यू नो फैमिली का प्रेशर होता है, कई बार आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ ईगो की बात आ जाती है, which should be the case ideally. I mean, how does it matter from where has the baby arrived? Ultimately, health of the baby is important. और इन वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे इतना ज्यादा vaginal rate है, जैसे यूके यूएस में, ठीक है, वहाँ पे तो vaginal डिलीवरीज ही होती है, वहाँ पे सी सेक्शन ही बहुत कम सुनने को मिलता है. Okay, so again, see, देखो, the grass is always greener on the other side. ठीक है. So now, I mean, let's move to the west a little later, but let's just compare the maternal mortality ratio of India versus India. Okay, so maternal mortality ratio क्या है? So how many women die during giving birth? Okay, so this is a ratio which is calculated by Government of India, जो कि बताता है हमें कि 1 lakh mothers who give birth, उनमें से how many actually die during the process of birth within the 40 days of delivery. Okay, so now this number was 300 just few years back, like in 2000s I'm talking about. In early 2000s this number was 300. Now this number has drastically reduced to 97. This is by the data from 2018 till 20. It has further reduced now in 2025. Why is it reducing? We have to understand that with advancements and early medical interventions, in spite of the fact कि अब actually high risk pregnancies बढ़ गई हैं पहले से, है ना. पहले तो high risk pregnancies कम थी, तो भी 300 women were dying out of 1 lakh.
Now Right. that number has decreased in spite of the fact कि early जो हमारी pregnancy की complications है वो ज़्यादा है, हमारी जो pregnancies में complications आने लगी हैं वो ज़्यादा है, but still the mortality rate, the death of the women is decreasing. Why? Because medical interventions are increasing. There was this very interesting thing which happened in Tamil Nadu. In 2022, if I'm not wrong. So there was a doctor who had turned the collector. He reduced maternal mortality rate to 0 in his district. Oh. And then, it was kind of studied that how did he make it happen. So he just did two things. Number one, he made sure that all women who are pregnant should be consuming iron tablets so that उनका hemoglobin कम नहीं होगा, ठीक है? And the second thing what he did was कि जितनी भी females को high risk pregnancy है, they will not be allowed to go in labor. ठीक है? उनका आपको cesarean section ही करना है. तो आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ तो उसको समझ में आया था कि हाँ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को अगर आप लेबर में डालोगे तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगा एंड सी सेक्शन इज अ वे टू एक्चुअली सेफगार्ड द मदर एंड द बेबी. ओके, नाउ लेट्स गो टू द वेस्ट. ठीक है, ये तो मैंने इंडिया की बात करी आपको एंड वी हैव सीन कि चलो अगर सिजेरियन रेट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है. ठीक है, ऑल्सो ऑन अ फनी नोट, there is this evidence कि पुरानी पिक्चरों के अंदर ये डायलॉग होता था कि माँ या बच्चे में से किसी एक को बचा पाएंगे. Why it was the case? Because वो true scenario था. This Bollywood is a reflection of the society, right? So वो कहीं ना कहीं सच था कि हाँ going for childbirth used to be like a second janam for the mother, whether mother will be saved or not used to be the fact of life. And if you talk to your parents, grandparents, उनके दिमाग में ये चीज सेट थी है. Many of our myths also originate from there कि अच्छा बच्चे के कपड़े नहीं खरीदने पहले से, all of that, you should not celebrate पहले से. Why? Because that fear was evident, that fear was there in the mindset of people कि हाँ पता नहीं क्या होगा childbirth के बाद. Whereas now if you see, we all celebrate the moment the women gets pregnant, parties start, baby shower is there. So many festivals already start. We start packing our bags and everything. Right. Why? Because now that sense of security कि हाँ एक बार pregnancy हो गई है, we have crossed 6th-7th month, so everything will be fine. Why that medical security has come? Because we know कि ठीक है, once we are in hospital through various medical interventions, there is very high chance कि mother और baby दोनों safe रहेंगे. Obviously 100% तो अभी भी नहीं है, but then yes, the safety has increased tremendously. ठीक है, now your question, coming back to your question कि वेस्ट में फिर ऐसा कैसे हो पाता है. ठीक है, so now again है ना, I have worked in UK. ठीक है, so I was in Birmingham Women's Hospital and I have seen कि yes वहाँ पर vaginal birth के लिए जो effort डॉक्टर प्लस द पेशेंट पुट कर रहे हैं वो इंडिया से बहुत ज्यादा है. But there is a background to it. The background is the diet there is very protein rich. The physical activity of the women there is intense. They are not lazy. So women in India, even if I talk about myself, हमारी खुद की physical activity बहुत कम हो गई है. So we cannot compare two different populations entirely. Number third, also if you go to the NHS website and if you just Google yourself कि NHS में midwives ने वहाँ पे delivery doctors नहीं कराते, वहाँ पे normal deliveries जो होती है midwives कराती है. तो midwives की तरफ से the senior head midwife has actually issued an apology letter कि because of their zealous drive to deliver babies vaginally and not opting for medical intervention which is cesarean timely has actually led to a lot of deaths of babies, a lot of increase in neonatal morbidity, मतलब कि mental health illnesses, cerebral palsy, and mortality and morbidity to the women. So it is a proper Times of India article which had actually shown that okay there was an apology letter issued, and I do have friends even working now in UK. Now they tell me that scenario has changed to what it was 6 years back to what it is now, because they have realized that you shouldn't be going crazy when it comes to vaginal birth. Safety of the mother and the baby is what should be the primary concern. We shouldn't be targeting कि हाँ overzealous होके mother और baby को risk में डाल के vaginal birth करो.
yes, I would again, kind of say कि vaginal births are beautiful, vaginal births are very good. Not that I am encouraging cesarean sections, but then safety of the baby and safety of the mother is something which should be the prime concern and the prime deciding factor. अगर safely सब कुछ हो रहा है तो yes, vaginal birth it is. But अगर safety compromise हो रही है, then there is no fun in going for a vaginal birth. Right. And post care, what is more easy? मतलब recovery किसकी ज़्यादा अच्छी होती है और जल्दी होती है, normal deliveries की या C-section? देखो, अगर मैं ना ऑनेस्टली आज के डेट की बात करूँ, आई डू नॉट नो कि हमारी मम्मास के टाइम में कैसा सिजेरियन होता था, क्या होता था, बट इन टुडेज टाइम चाहे हम वजाइनल बर्थ की बात करें, चाहे सिजेरियन सेक्शन की बात करें, घूम फिर के रिकवरी में उतना ही टाइम लगता है ना, बिकॉज स्टिचेस उसमें भी लगने हैं, स्टिचेस इसमें भी लगने हैं, स्टिचेस वजाइनल डिलीवरी के अंदर आपको वजाइना में लगेंगे, वल्वा में लगेंगे, यहाँ पर आपको एब्डोमेन में लगेंगे, ठीक है। 6 वीक्स का एक डिलीवरी रिकवरी टाइम हम बोलते हैं, जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोड ऑफ डिलीवरी सेम रहता है, वो 40-42 डेज वाला जो टाइम पीरियड रहता है, दैट्स द टाइम योर बॉडी नीड्स टू काइंड ऑफ रिकवर एंड हील from the stitches and for the uterus to actually come to its postpartum stage. So recovery time technically is actually same. Yes, psychologically sometimes I do feel कि women who were not mentally prepared, उन्हें लगता है ओह हमारा C section हो गया तो शायद हमें ज्यादा टाइम लगेगा रिकवर करने में, बट ऑनेस्टली ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि C section में टाइम लगेगा ज्यादा और नॉर्मल में आप जल्दी हो जाओगे। फर्स्ट इनिशियल 24 आवर्स में भी फर्क हो सकता है कि 24 आवर्स जब आपका नॉर्मल डिलीवरी होता है तो आप इमीडिएटली खड़े हो जाते हो, बट देन उसमें भी स्टिचेस होते हैं, उसमें भी वुमेन को रेस्ट देने की जरूरत होती है। Also I feel sometimes sad for the women who have had vaginal birth because घर वाले कई बार sympathize ही नहीं करते उनके साथ, उन्हें लगता है कि इसकी तो नॉर्मल डिलीवरी हो गई, चलो चलो इसको खड़ा कर दो जल्दी। That's not the case. In fact मतलब पर्सनली आई फील कि जिसने वजाइनल बर्थ किया उसकी बॉडी को तो ज्यादा रेस्ट की जरूरत है ना, बिकॉज शी हैज टेकन 12-18 hours of labor, pushed hard, है ना, all the muscles and the bones have actually collapsed together to bring that little baby in the world. So probably it's actually the vaginal delivery mom जिसको rest and massages and everything शायद ज्यादा चाहिए। Not that I'm undermining कि cesarean section वाले को नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए, बट उनको तो चलो सब दे देते हैं, है ना, कंसिडरिंग कि इसका मेजर एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, बट vaginal birth वालों के साथ कभी-कभी थोड़ी सिंपैथी कम हो जाती है, which should be the case, है ना। तो दोनों को ही रिकवरी टाइम चाहिए, दोनों both of them have equally worked hard in different ways, है ना। One has had stitches in the vagina, which is not a very comfortable place honestly to have stitches in, आप बैठ भी नहीं पाते, है ना, आप एक वियर्ड सी पोजीशन में बैठे हो, आप फोल्ड नहीं कर पा रहे लेग्स को, तो nothing is comfortable once you sign up to get pregnant है ना, so once you sign up to get pregnant कि मुझे pregnant होना है, you are actually signing up for some difficult journey, कुछ roller coasters आएंगे ही आएंगे, कुछ speed blocks आएंगे ही आएंगे, nothing is going to be absolutely smooth. But yes, that's where our role comes, wherein we try to make your journey as smooth as possible. Try to hold your hand whenever आपको लगता है कि डगमगा रहे हो emotionally, mentally and everything. And delivery तो होनी ही है। अब हम सोचते रहे बैठ के कि वो मुश्किल आएगी तो बहुत मुश्किल लगने लगेगा सफर। आराम से सीट बेल्ट पहन लो है ना, and just I think this is a much easier job to do than handling the child. Exactly, taking care of the child is much more difficult. Exactly, है ना। So I mean again, if you start telling people about this, the difficult job is yet to come, then they will stop getting pregnant. Yes, absolutely. So now let's talk about one by one. C-section में immediate care क्या मिलती है हॉस्पिटल में और बाहर जाके, what is actually required? So see, C-section के अंदर सबसे पहली चीज तो यही होती है that 24 hours के लिए we generally tell women कि आपको straight लेटना है, head end ऊपर नहीं करना है, आप करवट ले सकते हो, पैरों को mobilize कर सकते हो, but head end नहीं ऊपर करना है। The main reason is spinal headaches का risk रहता है अगर आप जल्दी अपना हेड ऊपर कर देते हो, ठीक है, which is not a very serious thing, क्योंकि अगर हो भी जाए किसी को स्पाइनल हेडेक तो हफ्ता 10 दिन में वो अपना सेटल हो जाता है, ठीक है।
and then gradually depending on vowel sounds status pass हो रहा है कि नहीं, we start on semi solids and then solids. 24 hours के बाद हम आपको walk करा देते हैं, आपका जो catheter लगाया है उसको निकाल देते हैं. First walk हमेशा थोड़ी difficult होती है because 24 hours के बाद stitches के साथ आप walk कर रहे हो, है ना. So we are not undermining that. हम आपको full support करते हैं physically, emotionally, you know, in every possible way. And after your first walk, you start feeling confident. And the general rule for C-section moms is, which I always say and believe, is that do not assume कि आप एकदम से better feel करोगे. Just gauge yourself after every 6 hours. If in the next 6 hours you are feeling better than what you were before, you are recovering. Okay. And every day is going to be a better day. That's the mantra. And do not try to have it, everything all together. Give rest to your body. Have your baby with yourself. Babies also, kind of help you to recover. क्योंकि आपको पेन कम होता है once you are snuggling your baby. आपका वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, वो आपका पेन रिलीज करता है ना. सो छोटी छोटी चीजें होती हैं. देन ऑफ कोर्स यहाँ पे रोल आता है पार्टनर्स का, आपके हस्बैंड्स का, कि वो कितने सपोर्टिव है, आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है. सो ड्यूरिंग our antenatal sessions, जब patients are coming, we make sure we also talk to the family, we also talk to the husbands. They need to understand कि how they can actually aid in the recovery of the mother. वो बहुत important है. So this is a battlefield. This battle cannot be won alone. You need a lot of people around you, especially your husbands. And it has been seen कि अगर husband supportive है तो हो गया, बस फिर आपकी जर्नी बहुत आसान रहने वाली है. Families जहाँ पे husbands का support कम है या family का support कम है, ये थोड़ा difficult हो जाता है women के लिए, because obviously she feels judged, she feels baby का भी ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है, feed भी कराना है, stitches भी है. There are so many, there are 100 things going on. And it's said कि C-section moms immediately feed नहीं करा पाती. Again देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी एक बहुत या हमको आता भी नहीं है feed. तो ऐसा नहीं है कि C-section moms को feed नहीं आता, ठीक है. So अब ना इसमें दो scenarios हो सकते हैं C-section moms के अगर मैं बात करूँ. One is elective C-section, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से C-section पहले से प्लान करके करा रहे हो, या फिर कोई मेडिकल इंडिकेशन है, बेबी उल्टा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, जिसमें हमें पता है पहले से कि C-section करना है. Right. तो ऐसे केसेस में मिल्क टाइम से आ जाए, इसके लिए आप अपनी बॉडी को पहले से तैयार कर सकते हो. ठीक है. सो व्हाट वी जनरली सजेस्ट इज कि 35-36 वीक्स के बाद आप अपनी ब्रेस्ट को मसाज करना शुरू कर दो with any oil of your choice or any cream of your choice, and nipples को roll करो. ठीक है. So now this leads to proper formation of the shape of the nipple and release of hormones, so that जब आपकी डिलीवरी हो then आपका milk production अच्छा हो. So what happens is ये वाली जो चीज है बहुत बार मिसिंग होती है ना. So in the preparation we talk about preparing our bags, है ना, getting birth shoots done and everything, but we actually forget about these important things कि हाँ आप अपनी बॉडी को पहले से मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी तैयार कर सकते हो. Right. Now vaginal birth में क्या अलग होता है? Vaginal birth में your body has been in labor for 12-14 hours. तो सिग्नल ऑलरेडी ब्रेन को चला जाता है कि हाँ बेबी आने वाला है, मिल्क प्रोडक्शन शुरू करनी है. तो हेंस vaginal birth के अंदर जैसे ही डिलीवरी होती है तो ऑलरेडी क्योंकि बॉडी को सिग्नल मिला हुआ होता है तो मिल्क आपका आने लग जाता है. तो वही सिग्नल आप पहले से अपनी बॉडी को इन सटल वेज दे सकते हो. अब आती है इमरजेंसी सी सेक्शन की बात. तो इमरजेंसी सी सेक्शन में तो ऑलरेडी बॉडी को सिग्नल मिला हुआ है. इमरजेंसी सी सेक्शन तभी होगा ना जब आप ऑलरेडी लेबर पे हो, तो उसमें भी सेम चीज होगी. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द गोल्डन आवर ऑफ फीडिंग. कि आपने डिलीवरी के बाद फर्स्ट आवर के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करी थी नहीं, which will actually decide कि मदर ब्रेस्ट फीड करा पा रही है कि नहीं. अगर आपका वजाइनल बर्थ हो गया और आपने गोल्डन आवर के अंदर बेबी को फीड नहीं कराया तो भी आपका मिल्क सप्लाई कम हो जाएगा, तो भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग करने में डिफिकल्टी आएगी. So it's not only the mode of delivery which decides whether you are able to breastfeed or not. It is actually one, your preparation, and second कि आपने गोल्डन आवर को यूज किया कि नहीं किया, है ना. So yes, C-section में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट देन आप उन सब चीजों को हेल्प लेके और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ बाईपास कर सकते हो. So मतलब in short we can breastfeed for a longer period of time. 100%, even in C-section, 100%. Because it is the
बिगेस्ट मिथ मैंने सुना है। हाँ ऐसा मेरा भी जो फर्स्ट टाइम पे हुआ था कि सी सेक्शन के बाद तो आता ही नहीं है, बच्चा रो रहा है तो मतलब कमी है मिल्क सप्लाई, यू स्टार्ट गिविंग देम ऐसा कुछ भी नहीं है. I am a C-section mom and I have twins for that matter. ओके And I'm proud to say that I have exclusively breastfed them for 4 months. And C-section था, twins थे, but still I was able to manage, है ना. But then again, चाहे आप breast feed करो, चाहे आप formula feed करो, चाहे आप mix feed करो, it doesn't make you a lesser of a mom, है ना. Again, a shout out for all the moms who are able to exclusively breastfeed. Bigger shout out for all of them who choose formula feeds for their baby. It's all right, है ना. So a well-fed baby is what is important. You have to try your best. नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर से पिला देंगे, है ना. So ultimately the bond which you share with your baby, your mental health, ये ज्यादा important चीज है. A happy mom I think is more important than just thinking about कि हाँ मेरे बच्चे ने दूध पी लिया कि नहीं. बच्चे को दूध तो पिला दिया आपने, लेकिन बाद में रात को आप थके हुए हो और अपनी बॉडी का कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपकी बैक में पेन हो रहा है, तो बाद में कैसे बच्चे का केयर करोगे, है ना. सो आई थिंक a nice balance is what is needed. I always tell my mothers कि feed the baby and ask the dads to work, है ना. Ask somebody else to change the diapers. आप अपनी time and energy सिर्फ जो बहुत जहाँ पर आप indispensable हो उन काम में लगाओ, बाकी सब चीजों के लिए हेल्प करो. हाँ, because your recovery is something which is very important. And you just said कि आपने पहले बोला स्पाइनल एनेस्थीसिया लगता है, and then now you said headache. So बैक एक स्पाइनल एनेस्थीसिया के साथ बैक एक परमानेंटली रहता है, ये बहुत बड़ा मिथ है. Absolutely. So it is a very big myth. तो spinal anesthesia की जो needle होती है वो इतनी पतली होती है. The thickness of the needle is like a hair, है ना. इतना पतला needle होता है. So again कहाँ से originate होता है ये myth जो है. In the olden times वो anesthesia की जो needle हुआ करती थी वो थोड़ी thick होती थी. तो yes, अगर मैं बोलूँ 20 years back or 25 years back, it could have been the cause of the backaches. But in today's time, the needle is so fine, it is practically impossible for anybody to have backache because of that needle. जो actual reasons है backache के वो है posture आपका, है ना. So generally जो गलती ज्यादातर girls करती हैं वो ये करती हैं कि बेबी को जब breast feed करा रहे हैं तो ऐसे करके breast feed कराते हैं, है ना. So now that will obviously lead to pressure on the back. तो उस वजह से आपको बैकएक होता है. तो रूल इज कि आपको बेबी को अपने पास लाना है, आपने बेबी के पास नहीं जाना. और यू कैन यूज सम फीडिंग पिलोज, सम सपोर्ट, सम पिलोज सो दैट बेबी आपके पास आए. तो पोस्चर इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर बैकएक्स. एंड योर कैल्शियम इंटेक, योर विटामिन डी इंटेक, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना. और क्या नॉर्मल डिलीवरी वालों को बैकएक नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी वालों को भी होता है. फिर वो बोलते हैं हवा लग गई. हाँ क्योंकि उस एनेस्थीसिया की नीडल तो है नहीं फ्रेम करने के लिए. एंड फॉर एपिड्यूरल आल्सो, एपिड्यूरल का तो बहुत लंबा सेम ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, सो देयर इज नथिंग कि बहुत लंबा नीडल होता है या कुछ होता है. द नीडल व्हिच गोस इनसाइड इज सेम, उतना ही पतला होता है. इट्स जस्ट दैट कि जो उसका जो कनेक्टिंग होता है टू द जो एपिड्यूरल का जो डिलीवरी सिस्टम होता है, दैट इज विजिबल और वो इतना लंबा दिखता है. सो दैट फियर obviously gets instilled in the mind कि हाँ शायद इसकी वजह से पेन हो रहा है. देखिए लॉन्ग टर्म कोई भी पेन इन निडल्स की वजह से नहीं रहने वाला, that's 100% sure. What is more important is the posture, your calcium and your vitamin D intake, that's it, है ना. So otherwise vaginal birth हो चाहे cesarean section हो, अगर आपने posture अपना ठीक नहीं रखा है तो आपको पेन हो गई. सो आपने बोला हवा लग जाएगी, इसके लिए बहुत ही चीज है जिसके लिए मैंने आई थिंक दोनों बारे में इतना सुना ना कि स्कार्फ पहन के. एंड आई एम समवन मतलब मैंने कभी ठंड में कभी कैप नहीं पहनी. एंड कैसे कैन समबडी वेयर स्कार्फ आफ्टर द चाइल्ड एंड कि कानों को ढक के रखो, कानों से हवा चली जाएगी, तुम भी बीमार पड़ जाओगे. ये सब मिथ्स है ना. देखो ये सब अगेन है ना, बिकॉज वी डू नॉट क्वेश्चन, है ना. ओरिजिनली तो भगवान जी ने हमें ब्रेन दिया है क्वेश्चन करने के लिए, है ना. बट देन व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड बर्थ एंड एवरीथिंग वी स्टॉप क्वेश्चनिंग, और प्रोबेबली हम इतना डरे हुए होते हैं कि हम क्वेश्चन करना भूल जाते हैं. राइट. सो पहले के टाइम में अगेन देयर वाज सम लॉजिक बिहाइंड दीस थिंग्स बिकॉज एयर कंडीशनर्स नहीं थे,
you know the air was not regulated. अब आप हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो, एयर कंडीशनर्स हैं, ऐसे कहीं हवा नहीं चले जा रही है, so you actually don't need to cover your head and everything. पहले के टाइम में हाँ ठंड में डिलीवरीज होती होंगी, हवा लग जाती होंगी, बट आज के टाइम में इसका कोई लॉजिक नहीं है. अगेन है ना, बिकॉज और अभी भी मैं देखती हूँ बहुत सारी मॉम्स गर्मियों में भी स्कार्फ पहन के छोटा छोटा बच्चा लेके पीडियाट्रिशियंस के पास जा रही एब्सोल्युटली, एंड खुद को भी ढक के रखते हैं इतना ज्यादा है, बच्चे को भी बच्चे 10 को भी। years है ना. एंड एक्चुअली गर्मी भी नुकसान करती है बच्चे को भी और मदर को भी. इतना आपको पसीना आएगा, आप इतने अनहाइजीनिक हो जाओगे, तो देयर आर मोर चांसेस ना कि आपके स्टिचेस भी इफेक्ट होंगे, बेबी को भी बुखार आ जाएगा. तो हाइजीन इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. ये बाल ढकना, ब्रश नहीं करना, कोम नहीं करना. नेक्स्ट वही है, moms are forced not to watch television and phones because कितने eyes पे effect पड़ता हाँ, शरीर कच्चा होता है. है. Right. And so I think as a gynecologist I hear all these myths every day. तो कोई शरीर कच्चा नहीं होता. Yes, your body is recovering, है ना, so it needs rest. So अगर टीवी या मोबाइल बहुत ज्यादा देखने से आपका टाइम वेस्ट हो जाए, जो हम जनरली बोलते हैं that you should limit your screen time. Yeah. That's the only rule which we would still continue. Nothing special. ऐसा नहीं है कि हमें रैगिंग करनी है न्यू मदर की. Right. I feel सारी old mamas मिलके न्यू मदर की रैगिंग करती हैं. Crack हम लोग आके मतलब अपनी 2-3 टिप्पणियां ना दें तो हो ही नहीं सकता. Yeah. मतलब मैं कहती फर्स्ट की बात तो मुझे तो सेकंड की बात भी इतना कुछ सुनने को मिलता था, ऐसे नहीं ऐसे बैठो, ये नहीं ये करो. Yeah, so I think every woman has gone through childbirth, and then every woman feel कि हाँ जो मुझे पता है वही सही है ना. So I think as humans we need to accept that every mother, every individual has their own journey, and we should respect their journey. And yes, जो लोग advice दे रहे हैं देखो उनका भी ना honestly कोई मोटिव गलत नहीं है. In their own जान तो वो यही समझ रहे हैं कि वो आपका अच्छा करना चाह रहे हैं, है ना. So mothers, mother-in-laws, they all have that caring attitude, and they have that fear कि कुछ हो ना जाए हमारे बच्चे को, है ना. But then ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आपकी mental health affect होने लगे, that's the time when you should definitely reset your boundaries, because your mental health will stay with you long term. And also that's the message that you're passing to your new generation also. तो अगर हम blindly follow करते रहेंगे चीजों को, that chain will never break. So it's time that we learn to question and pass on the same message to the next generation कि ठीक है आपको कोई चीज follow करनी है करो, but then थोड़ा सा question जरूर करो कि क्यों, है ना. और कुछ चीजें बस मुझे लगता है कि बहुत सारी गर्ल्स को भी पता है कि कोई लॉजिक नहीं है, वो भी रिस्पेक्ट के चक्कर में फॉलो करते जा रहे हैं. ठीक है बुरा ना लग जाए, बोल दिया खुद ही इतने उस टाइम पे थके होते हैं. ठीक है, अच्छा भाई इतना ज्यादा लड़ने की एनर्जी नहीं है, तुम पहनाई दो उसका. एग्जैक्टली, है ना. Even if I don't want to. But I think times are changing. हाँ, people have started realizing थोड़ा कि हाँ ये सब चीजों से कुछ नहीं है. And also again since we have talked about West, हवाएं तो वेस्ट में भी चलती मैं है. भी वेस्ट की ही बात करने वाली थी. वेस्ट में आई सीन मतलब इवन वन ऑफ द आवर मॉमी ब्लॉगर उन्होंने डिलीवर किया एंड आई थिंक 4th-5th डे अपने बच्चे को बच्चे को बाहर स्ट्रॉलर में घुमा रही है. हमारे यहाँ तो 40 दिन से पहले बाहर नहीं निकलने देते. एब्सोल्युटली, है ना. सो आई जस्ट हमें इतना 40 दिन के लिए बांध के रखते हैं कि हम 40 दिन में मतलब वी आर गॉन कंप्लीटली. एंड that 40 दिन पूरा लॉकडाउन वाला जो सिस्टम है, that actually affects the mental health and the physical health. 40 days के बाद जब आपको एक्चुअली में बोला जाता है कि चलो आप बाहर निकल सकते हो, women have so much muscle weakness क्योंकि muscle loss हो जाती है. 40 days is a long time. आपने कुछ किया नहीं, आपने walk भी नहीं कर रहा है, you actually lose on to so much of muscles. Then it takes a longer time to actually recover. तो फिर आपको muscle training करनी जरूरी हो जाती है. So yeah, I mean वो भी कहाँ करने देते हैं. वही अब मैं उस पे भी आऊँ तो मतलब being the next question कि हमें रिकवरी हमें कब से मतलब we can join gym, we can go out. तो वो भी 6 months 8 months तक से पहले तो nobody allows walk भी करो. अभी 6 months तक तो कुछ मत करो. ऐसा कुछ नहीं है, ये सब myths हैं. So see immediately post your delivery, चाहे वो normal delivery हो चाहे C-section हो,
बहुत ज्यादा हमारे रूल्स डिफर नहीं करते हैं. सो कीगल एक्सरसाइज, द pelvic floor exercises and back exercises हम immediately start करा देते हैं post your delivery. Like the moment you are discharged from the hospital, we tell you that you can start your back exercises and kegel exercises. Then उसके बाद because ज़्यादा टाइम नहीं होता है फीमेल्स के पास, है ना, they are so busy of course with themselves, with their body, रेस्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो ठीक है आप बस इतना करते रहो, घर में चलते फिरते रहो, that much is enough. But 40 days के बाद, once your uterus has kind of come back to its normal size and shape, you can actually start doing brisk walks. चाहे वो normal हो, चाहे वो cesarean हो, आप brisk walk start कर सकते हो. Because now 40 days हो गए और आपने बहुत कुछ नहीं किया था, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आप सडनली जाके जिम ज्वाइन करो, because muscle लूज हो चुकी है, ligaments लूज हो चुके हैं, आपको इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हैं. So I always say कि start gradually, start with yoga, do some stretching exercises. Then जैसे जैसे आपको अपनी individually body feel हो, you can start strength training as soon as 3 months post delivery, है ना. तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 6-8 महीने तक कुछ नहीं करना है. You can start brisk walk, have good protein rich diet post your delivery. So I think protein rich तो नहीं, fat rich बहुत होती है हमारे diet. Ghee, panchiri. Ghee, panchiri was my next question. Exactly. We yesterday also I was listening to an Ayurvedic doctor. Might be Ayurvedic and allopathy before. They have a lot of ghee after you deliver the child. So again देखो, being in this field, obviously I try to question कि कहीं ना कहीं से तो originate हुए होंगे ना ये myth. Our culture is very rich and I have full respect for my culture. तो क्या इसका reason क्या होगा, है ना. So जो मेरी understanding है, I believe कि देखो पहले के टाइम में vitamin D supplements वगैरह नहीं होते थे. And कोई भी हम multivitamins वगैरह को नहीं समझते थे. And vitamin D specifically is a fat soluble vitamin. ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन डी वगैरह में हमें मिल जाते हैं, जो कि हमारी नॉर्मल किसी और डाइट में नहीं मिलेगी. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस विटामिन डी को लेने के लिए हम एक्स्ट्रा कितनी कैलोरीज भी ले रहे हैं, कितना कोलेस्ट्रॉल अपना बढ़ा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा रहे हैं. सो जहां हम एडवांस कर रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विटामिन डी को हम विटामिन डी सप्लीमेंट से ले सकते हैं. एंड घी की जो क्वांटिटीज है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू 2 to 3 spoons in a day. That much is enough for having good cholesterols. It is high density lipoprotein. उतना ही चाहिए हमें. उससे ज्यादा लेंगे, मॉडरेशन से ज्यादा लेंगे, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म अस. For feeds also वो जबरदस्ती पंजीरी खिलाते हैं कि feed अच्छा आएगा. ऐसा कुछ नहीं है ना. And बाहर के galactose गैलेक्स लेने नहीं देते हैं, and then घर में इतना पंजीरी खिलाते हैं. And that I think जितना उस टाइम पे गेन नहीं किया होता, post ज्यादा गेन होता. I have seen this also, है ना, कि बाद में ये सब खिला के और लाइफस्टाइल बंद हो गया है, खिला रहे नहीं हो और ऊपर से बस खाए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एब्नॉर्मल वेट गेन होगा, which is not healthy for the mother, not healthy for the child. और फीड के अंदर क्या है, 90% वाटर एक्चुअली जो चाहिए आपकी गुड फीड आने के लिए, दैट इज हाइड्रेशन. आपको पानी ज्यादा पीना है और आपको रिकवरी के लिए जो चाहिए वो प्रोटीन चाहिए. सो यू शुड एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट ऑन पनीर, dals or your beans. If you eat eggs and chicken, then yes, brilliant source. Whereas what I see normally when we counsel, तो क्या खा रहे हो आप, घिया तोरी खा रहे हो. अरे घिया तोरी, this was my next question कि हमें वैसे you make us eat all bland food. मतलब मेरे साथ तो पर्सनल में फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट सेकंड के में तो मैं प्रो हो चुकी थी कि मुझे नहीं करने देना. फर्स्ट के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लैंड खाना मिला, ठीक है. एंड मतलब कुछ ना उसके अंदर नमक जरा सा डाल के ऐसे खाओगे ना. एक तो तुम घर पे रिस्ट्रिक्टेड हो, यू कांट गो आउट, छोटा सा बच्चा है, देन यू हैव टू फीड आल्सो, एंड देन यू आर नॉट I call with beer, don't drink too much water, उससे bloating हो जाती है, पेट निकल आएगा, पानी भर जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है ना. तो यूट्रस में पानी कहाँ से जाएगा, पहले तो आप ये बताओ. Exactly, यूट्रस में कहाँ से जाएगा, बल्कि पानी पीने से तो आपका पूरा सिस्टम डिटॉक्स होगा ना. तो पानी ज्यादा पीना है, आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, और आपको ब्लैंड खाना नहीं खाना है. आप टेस्ट वाला खाना खाओगे तो आप अच्छे से बैलेंस डाइट खा पाओगे, है ना. फीका खाना खाने से क्या होता है, गर्ल्स आर नॉट एबल टू कंज्यूम न्यूट्रिशियस फूड.
कि घर जाके बोलना है डॉक्टर के पास वेटिंग बहुत थी और इसको रास्ते से कुछ अच्छे से खिला के लेके जाओ। सही बात है, इट्स वेरी Yeah, इंपॉर्टेंट, it's very important क्योंकि घर वालों को तो खाने देना खाने नहीं देना ही नहीं है। एंड यू नो एंड आपने बीन्स बोला, बीन्स तो बिल्कुल नहीं खाने देते। हाँ एग्जैक्टली तो छोलों में मेरी बहुत लड़ाई हुई थी पर ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सो गैस बन जाएगी तो बच्चे को भी गैस हाँ होगी। प्लीज अगेन ना मैं देखो बच्चे का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना वो बन रहा होता है, बट बच्चे को ऐसा नहीं है कि आपका जो खाना है वो डायरेक्ट बच्चे के पेट में जा रहा है, वो मेटाबोलाइज होके डाइजेस्ट होने के बाद ही ब्रेस्ट मिल्क में जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राजमा चने अगर आपने खा लिए तो बच्चे को गैस बन जाएगी। अगेन दिस इज वन एक्सेलेंट वे ऑफ रैगिंग न्यूबॉर्न्स, है ना, कि आप सब कुछ मना कर दो उन्हें खाने के लिए। आई हैव सीन माय वेरी ओन रिलेटिव्स जिन्होंने सिर्फ घिया तोरी खाया है फिर भी बच्चे को खूब गैस हुई है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कि आपने घिया तोरी खाओगे तो नहीं बनेगी गैस। जो बच्चे को गैस बननी है वो बननी है, क्योंकि वो बच्चे का खुद का डाइजेशन का प्रोसेस है जो इवॉल्व हो रहा है ग्रेजुअली। जैसे वो मैच्योर हो जाएगा तो गैस बननी बंद हो जाएगी। आपकी डाइट से वो चेंज नहीं होने वाला। इनफैक्ट आई वुड से आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, तो अगर बच्चे को कॉलिक हो रहा है तो आप में भी थोड़ी एनर्जी रहेगी। हाँ, एक तरफ बच्चा इरिटेटेड है, एक तरफ आप इरिटेटेड हो, पूरा घर इरिटेटेड है, फिर ऑब्वियसली हस्बैंड पे भी आएगी बात। आई थिंक यही बेसिक हुआ। मैंने फर्स्ट टाइम पे तो बहुत घिया तोरी खाया, ठीक है, बट वो मेरा बच्चा इतना कॉलिकी निकला, मतलब हाँ। 3 महीने तक वो रोती रहती थी। हमने इतने डॉक्टर्स चेंज करे, बाद में पता चला शी इज लैक्टोज इंटॉलरेंट। और उस टाइम पे क्या था ना, बहुत फोर्स भी किया गया मुझे कि नहीं टॉप फीड दो, क्योंकि पूरा नहीं वो रोती थी तो कहते थे पेट नहीं भर रहा, पेट नहीं भर रहा, क्योंकि सी सेक्शन हुआ है तो पेट नहीं भर रहा, तो टॉप फीड दो। और फिर बाद में ग्रेजुअली पता चला कि उसको टॉप फीड से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर टॉप फीड बिल्कुल बंद किया। वो बिल्कुल धीरे धीरे करके उसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होता गया एंड शी गॉट बेटर। यस एग्जैक्टली, है ना। सो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसका डाइजेशन बेटर होगा। एंड आल्सो आई थिंक यहाँ पे ना सपोर्ट आपको कैसा मिल रहा है उसमें बहुत डिपेंड करता है। और मतलब आई हैव सीन कि भाई जो मदर इन लॉज है उनको हमेशा ये थोड़ा सा लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, हाँ आपका दूध इनफ नहीं है, नहीं है ना। हाँ दूध तो है ही नहीं, और जो ये बच्चा है सारा भूखा रह जाएगा, हो रहा है तो हाँ मतलब बस भूखा है है ना। सो अगेन, है ना, मतलब नॉट दैट दे आर रॉन्ग, उन्हें कहीं ना कहीं कंसर्न है, प्यार है बच्चे के लिए, बट दे फॉरगेट, है ना, कि देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट। बच्चे के रोने के और भी रीजंस हो सकते हैं। सो आई थिंक व्हेन वी आर एजुकेटिंग द मदर देयर इज अ रोल ऑफ एन ऑब्स्टेट्रिशियन आल्सो, कि वो जो साथ में मदर है, मदर इन लॉ है, उनको भी थोड़ा सा गाइड करें सो दैट घर पे तो उन्हीं को देखना है ना। आप यहाँ से हॉस्पिटल से सिर्फ हस्बैंड वाइफ को काउंसिल करके भेज दोगे तो घर पे जाके तो मदर इन लॉ को देखना है, तो उनकी काउंसलिंग भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। एंड इट शुड बी द पार्ट ऑफ दैट एंटीनेटल केयर। You know, the family should be educated as a whole. They should be made to attend these classes, birthing classes and everything, so that they come to know. मदर लॉ को ही कराओ। हाँ, क्योंकि देखो अल्टीमेटली उनको सपोर्ट करना है आपको, तो दे शुड नो कि किस तरीके से वो अपना, ऐसा नहीं है कि दे डोंट वांट टू हेल्प। मदर इन लॉ स्पेसिफिकली नाउअडेज बहुत अच्छी हैं, है ना। दे आर नॉट ओल्ड स्कूल की परेशान करना है या कुछ करना है, दे रियली वांट टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट, बट प्रोबेबली दे डोंट नो हाउ, है ना। सो बाय एजुकेटिंग देम वी कैन मेक श्योर दैट दे नो हाउ टू हेल्प देम इन द राइट वे, है ना। सो yeah, I think with Instagram, social media, थोड़ा awareness बढ़ रहा है ना। There is pluses and minuses of everything. तो plus यही है कि थोड़ा awareness बढ़ रहा है, everyone is coming to know कि हाँ क्या चीजें myths हैं, क्या चीजें facts हैं, कैसे हम better कर सकते हैं। How good is massages for the new mom and कब से start कर सकते हैं? So massages are actually very good. I support कि हाँ कराना चाहिए आपको massage, and immediately second day से आप अपना massages शुरू कर सकते हो। गुड फॉर सर्कुलेशन, और आपको थोड़ा बॉडी रिलैक्सिंग भी मिलता है, आपको अच्छा नींद आता है, जो बॉडी में टायर्डनेस होती है वो चली जाती है। ऑल्सो अगर मैं मेडिकली बात करूँ तो प्रेगनेंसी में ब्लड थिक होता है ना, एंड डिलीवरी के बाद भी वो थिक रहता है फॉर 40 डेज। तो अगर आपका ब्लड थिक हो जाता तो ब्लड क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी होती है। सो मसाजेस करने से कोई ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा, है ना, और आपका सर्कुलेशन बेटर रहेगा। सो यस, अगेन ये मसाजेस का कांसेप्ट इज एक्चुअली गुड एंड बेनिफिशियल फॉर द मदर, बट यस इट हैज टू बी जेंटल।
टमी वाले एरिया में नहीं करना है, ये नहीं कि यूट्रस को पकड़ के पूरा अच्छे से ड्रैग कर दिया, नहीं, ये That's भी something है, which is wrong. हाँ. ये भी है कि अगर मतलब थोड़े टाइम बाद अगर आप टमी पे अच्छे से मसाज नहीं, कर दो वो तो सब नीचे हो ना जाएगा। ना वो नहीं है ना. So the massages we are talking about is foot massage, calf massage, thigh massage, gentle back massage. टमी वाले एरिया को मसाज नहीं कराना. टमी वाले एरिया को जेंटली अपना ऑयल या क्रीम से खुद से आप लगा लो, थोड़ा सा बटर या कुछ भी, बट अदरवाइज यू डोंट हैव टू ऐसे रगड़ना नहीं है उसको, वो कोई अंदर नहीं जाने वाला, अपने आप जाएगा जो अंदर जाना. नेक्स्ट इज डोंट वॉश हेयर, योर चाइल्ड विल कैच कोल्ड। ये सब मिथ्स का ही पार्ट है यार, है ना. इसमें ऐसा कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है. बाल और बाल धोते हुए उस टाइम पे फील मत कराओ। अगेन कोई इसका लॉजिक नहीं है. ऑफ कोर्स बाल गीले होंगे, Nails cut मत करो, ब्रश मत करो, ब्रश मत करो। सो अगेन है ना, तो ये इन सब चीजों का कोई लॉजिक नहीं है. कोई मतलब हाउ विल इट अफेक्ट द चाइल्ड, है ना, कुछ भी नहीं है. ये सब करना है ना. सो नॉर्मल हाइजीन अपना मेंटेन करना है. एवरी डे यू हैव टू टेक अ बाथ, यू कैन क्लीन योर हेयर, यू शुड ब्रश योर टीथ, यू शुड कट योर नेल, बिकॉज़ जहां जहां पे हाइजीन कॉम्प्रोमाइज होगा, वी आर इनवाइटिंग इन्फेक्शंस अपने लिए भी, एंड वी आर इनवाइटिंग इन्फेक्शंस फॉर द बच्चा आल्सो, है ना. सो हाइजीन इज इंपॉर्टेंट, नो कॉम्प्रोमाइज. And after 40 days, if mom is feeling absolutely fine, now this is alien section is what I'm talking about. Mom is feeling absolutely fine, सब कुछ ठीक है, she's feeling energetic, सब ठीक है. She can join any work. If she 100%. wants. Why not? So she can absolutely join back work if she wants to. Second, of course, because the baby must be lactating and all, so Yeah. she should have enough support from the workplace and from the house people कि हाँ वो किस तरीके से manage करेगी both the worlds. But if she wants to and if she feels okay, 100% she can go for it. मैंने खुद ही 2 महीने पे ज्वाइन कर लिया था. है ना, बिकॉज घर पे रहना भी अपने आप में मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रेशर आ जाता है ना. And mom can surely हम लोग pump करके we can Of course, there are so many methods है ना कि आप express Yeah. कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. Again, see, I always feel physical health and your mental health, ये दोनों important है. तो अगर आप अपनी mental health को importance नहीं दोगे, तो थोड़े दिन बाद आपकी physical health भी deteriorate कर जाएगी. And again, a happy mom is what the world needs. A happy mom is what the child needs. तो अगर मदर परेशान होकर घर में बैठी हुई है just to feed the baby, makes no sense, है ना. So we have to create ways, we have to balance things out to help the new mother kind of adjust, है ना. You know, personally I'll share my experience. I had been studying and then working and being a gynecologist, I was on field always. तो जब suddenly babies हो गए, twins हो गए, मुझे लगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, है ना. ये मतलब आपको लगा तो दूसरों को देखो exactly, है ना. मतलब मैं तो डॉक्टर थी, मतलब मुझे तो सब कुछ पता था, बट पर्सनली आई आल्सो एक्सपीरियंस किया ये क्या हो गया, मेरी तो लाइफ ही बदल गई, है ना. ये मैं सडनली डॉक्टर से काऊ कैसे बन गई. दैट वाज द एग्जैक्ट फीलिंग आई हैड कि भैया दिन रात बस मेरा एक ही काम है, मैं दूध पिला रही हूँ. बिल्कुल. सो आई एक्चुअली स्पोक टू माय हस्बैंड. मैंने कहा देखो ऐसा है कि मेरा तो दिमाग अब बंद हो चुका है ना, और मुझे अपनी लाइफ में कुछ तो और चाहिए. आई कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दिस. एंड माय हस्बैंड बीइंग अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, एंड सो इज माय फैमिली. माय मदर-इन-लॉ इज अ जेम ऑफ अ पर्सन. बोथ ऑफ देम वर विद मी कि ठीक है तुझे जो करना है कर, वी विल बैलेंस आउट थिंग्स, ठीक है. एंड देन यस, नेसेसरी अरेंजमेंट्स वर मेड. जॉब was seen, घर दिया गया जॉब के पास, so that I can manage the babies along with my work. So तरीके बन जाते हैं, सब कुछ हो जाता है. One, the women should communicate with their partners and with their families is number one, because जब तक आप बताओगे नहीं तब तक सामने वाले को नहीं समझ में आएगा. So communication is number one. आपको डिस्कस करना है. Second, you have to act on it. परेशान नहीं होना है ना. मतलब हर प्रॉब्लम का सलूशन है इस वर्ल्ड के अंदर. देयर इज नो प्रॉब्लम जिसका सलूशन नहीं है. तो आपने उस प्रॉब्लम में वर्क करना है, एक्ट करना है, सब सलूशन निकल जाएगा. आप सब. एंड भगवान जी ने ना मदर्स को बनाया है इतना स्ट्रांग कि वो जो चाहे वो कर सकती हैं एक्चुअली में. सो दैट विल, दैट पावर एंड दैट स्ट्रेंथ इज गिफ्टेड बाय गॉड, है ना. तो परेशान नहीं होना.
परेशान ही हो ना, फिर solution postpartum depression उन्हीं phases में start होता है एग्जैक्टली। and that it continues. हाँ, वो सेल्फ वर्थ डाउट होने लग जाती है Yeah. कि यू नो एम आई वर्दी ऑफ एनीथिंग और नॉट, वो आप गिल्ट में चले जाते हो, मतलब देयर आर सो मेनी फीलिंग्स एंड यू नो एवरी डे आई मीट वुमेन, आई फील यू नो दे आर गेटिंग लॉस्ट इन देयर जर्नी ऑफ मदरहुड। सो द होल आइडिया इज कि अपने आप को लूज नहीं करना है, this is a new identity which you have to embrace, but you don't have to lose your actual identity. आपकी actual identity which you have worked since you know 25-30 years, आपने अपनी एक identity बनाई, and then suddenly motherhood can't just take away everything. So it's an add-on to your journey. It's not everything. हाँ, so अगर I think वो balance होता है, So it makes easy. it makes easy, and then you know you feel more happy. Being happy, I think, is the sense. If any mother has gone through IVF, उनका भी delivery normal या cesarean में choice होता है या 100% choice होता है ना? So if your IVF, अगर आपकी pregnancy IVF से हुई है, so first 3 months of your pregnancy journey में थोड़ा extra tablets, extra support, ये सब चीजें चलती हैं, but after first 3 months आपकी pregnancy journey is equivalent to any other woman. ठीक है, लेकिन है ना द कैच हियर इज कि जिन लोगों का आईवीएफ से प्रेगनेंसी होता है वो इतना डरे हुए होते हैं, है ना, सो वो साइकोलॉजिकली दे डू नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस, है ना, सो बिकॉज ऑफ दैट फियर, है ना, इवन इफ वी टेल देम कि हाँ सब कुछ ठीक है, यू कैन ऑप्ट फॉर वेजाइनल बर्थ, तो वो डर उनको वो ऑप्शन लेने नहीं देता कि नहीं डॉक्टर हमें इतना एड्रेनलिन रश नहीं चाहिए, वी हैव हैड इट इनफ, we don't want any uncertainties, है ना, मतलब obviously है ना trial of labor comes with uncertainties कि कभी भी कुछ भी हो सकता है and everything, so they are not ready for it, है ना, so you know in the start of discussion we did discuss कि क्यों बढ़ गए हैं हमारे you know C section के rates वगैरह क्यों बढ़ गए हैं, so this is again one reason कि precious pregnancies हो गई हैं, late हो रही है pregnancies, IVF हो रहा है, तो वो डर जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, so they don't want to take any chances, which is fine, which is fair, है ना, I mean we are here as a gynecologist कि हमें आपकी choices को support करना है, we do not question your choices, हम आपको vaginal birth, cesarean section दोनों के pros and cons बताते हैं, now it's your take to take an informed decision, है ना, I particularly feel कि no women should feel later on कि मुझे पता नहीं था, अगर मुझे पता होता तो मैं ये करता, है ना, so that's my personal take कि I try कि आपको सब पता हो, now you take an informed decision what happens to my body, not that कि यार मुझे पता होता ना तो मैं C section करा लेती, है ना, C section के बाद कितने टाइम बाद हमारे stitches हटते हैं and हमारा abdomen is now feeling good. See now तो stitches को हम dissolvable ही लगाते हैं, we don't put that cutting वाला stitches, so it's all subcutaneous stitches which dissolve completely, they dissolve in 7 days, तो अगर आज हमने cesarean किया है तो 7 to 10 days में वो completely dissolve हो जाते हैं, so third day of your delivery when we are sending you home, like if I have done a cesarean today, we'll be discharging you day after tomorrow, right. So we put in a waterproof bandage, right, ठीक है, so that waterproof bandage is for this purpose only कि आप नहा धो सको घर जाके, आपको कोई restriction नहीं हो, and after 7 days when we call you back we just take that off and the stitches are completely dissolved, that's it. Okay. And in case of vaginal delivery, in vaginal birth आपको जो stitches लगते हैं वो vagina में लगते हैं, वहाँ पे भी हम dissolvable stitches लगाते हैं, but वो वाले stitches के ऊपर कोई bandage नहीं लगता है ना, so उनका आपको self care घर पे ज्यादा करना होता है, so उसके अंदर हम आपको बोलते हैं कि आपको एक सिट्स बाथ लेना जरूरी है, गर्म पानी के अंदर बिटाडीन डाल के you have to do सिकाई, है ना, foundation आपको करना है उन stitches का, you have to apply tube, जितना आप उनकी सिकाई करोगे उतना उनमें inflammation कम होगा, ठीक है, that has to be done at least twice or thrice in a day, आपको चौकड़ी नहीं मारना है, आपको अपने पैरों को सीधा रखना है, you have to make sure है ना कि आपका gaping नहीं हो, अगर gaping हो जाएगी आपकी wound की then the stitches will be affected, so हाँ self care actually is more needed in vaginal birth क्योंकि वहाँ पे कोई पट्टी नहीं लगी है, वहाँ पे आपको खुद से ध्यान रखना है, and again the same protocol is followed कि 10 days बाद हम आपको check के लिए बुलाते हैं, and because obviously they are not covered and all, तो थोड़ा सा extra time लगता है उनको dissolve होने में, है
है ना. So यहाँ पे 10 days में वो dissolve हो जाता है, यहाँ पे maybe 3-4 days और extra लगते हैं उसको dissolve. And in case of vaginal delivery, what extra care is needed other than C-section? See, the extra care I would say is with respect to your sitting position and all, है ना, because आप अपने bum पे नहीं बैठ पा रहे हो बहुत बार comfortably because the stitches can extend to the bum area also, है ना. So sometimes you have to use that pillow, वो जो donut pillow होता है, you have to use so that pressure नहीं आए आपके stitches के ऊपर. Also many women complain क्योंकि जब push कर रहा है तो बहुत ज़्यादा bone strength use हुई है, उनकी muscle strength use हुई है, तो tailbone में pain होने लग जाता है ना, because of the push and pull. तो वो tailbone को भी थोड़ा उनको specifically massages वगैरह की जरूरत पड़ती है. तो I think ये जो सारे concepts बने हुए हैं कि मसाज करना है, गर्म पानी से नहाना है, hot fomentation and all, वो थोड़ा सा vaginal birth में ज़्यादा important है. Why? Because muscles, bones की बहुत ज़्यादा strength लगी है, तो आपको उनको relax करना ज़्यादा जरूरी है. तो ये गर्म पानी से नहाना makes sense there. सिकाई करना of that area makes more sense. Massages makes more sense क्योंकि आपको सारे tissues को relax करना है. So yeah, है ना. So recovery wise, it's the vaginal birth which I personally feels needs more attention and care. होता उल्टा है. हाँ. होता उल्टा है कि अच्छा इसकी तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है ना, ये तो कल से घर का काम करना शुरू हो जाएगी, which should be the case. We should. When you are saying that moms are not able to sit or feed भी कराना, it becomes even more difficult. Absolutely, है ना. So mostly in vaginal birth we tell them different positions कि आप lie down करके कैसे feed करा सकते हो, instead of only sitting down, because या फिर आप chair पे feed कराओ, because आपको cross leg नहीं बैठना है, तो bed पे बैठना becomes a little tricky. हाँ, so for them we would always prefer that sit on chairs with a pillow or maybe lie down and make sure कि बच्चे की position ऐसी हो कि ear में भी नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप लेट के feed कराते हो तो दूसरे different type के baby को problems हो सकते हैं. तो yeah, तो थोड़ा special instructions हम देते हैं vaginal birth moms को कि किस तरीके से they can make their recovery comfortable. And how many days do these discomforts last? See, it is variable for everybody, है ना. So to each his own. तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की बॉडी में पेन हो, किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, बट लगभग मैं बोलूंगी 10-15 days तो आपको लगते हैं to feel sorted, चाहे वो vaginal birth हो, चाहे वो cesarean section हो. 15 days के बाद आपको थोड़ा होश आने लगता है कि you know क्या हुआ है मेरे साथ. Also, you know, as a new mother, you are struggling with breastfeeding, खुद की recovery, stitches, डॉक्टर के पास जाना है, baby doctor के पास जाना है, you know, too many things. People are coming to visit you. Yeah. I mean, there's so much happening कि आपको खुद ही समझ नहीं आता कि कैसे deal करना है. Right. So I think 10-15 days लगते हैं आपको थोड़ा समझने में कि what's happening, because it's absolutely a new thing which is happening to you. And then 40 days is medically what we say कि आपके uterus को normal size में आने में, आपका जो blood volume बढ़ा है pregnancy में, जो हार्ट में चेंजेस हुए हैं, आपकी लंग्स में चेंजेस हुए हैं, आपके प्लेटलेट काउंट में चेंजेस हुए हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस आपकी बॉडी में हुए हैं, वो सब 40 डेज में रिकवर बैक करते हैं. Hence we call all the women after 6 weeks post delivery to assess overall health की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है. But yeah, I mean, I think ये तो सिर्फ physical recovery की बात है, बाकी emotional recovery, mental recovery, I think that takes forever. Yes, I think I must ask you, your take on postpartum depression जो moms feel करती है during this time, and it continues for a very, very long time. So I think it can be different, and once a parent, always a parent. Yeah. So I think yeah, so I think the summary of this entire postpartum thing is good support from your partner and from your family, and you yourself taking the stand for yourself. Communication and जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होगे तब तक कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा. So सबसे पहले तो you have to realize कि आपको अपने लिए voice out करना, अपने concern जरूरी है. Only then you can, you know, kind of think, and I think it's important for women to do that because आप ही को बच्चे देख रहे हैं, है ना. हाँ. So if you are you know, kind of putting the right example in front of your kids, they learn to stand for themselves. You said it right, Dr. Pankila. Thank you so much. It was very, very informative. I think a lot of moms will understand these myths, and
I'm Not glad, following. Garima, for calling me, and We're not following. I'm glad, Garima, for calling me, and yeah, I hope that many women see this Yeah. and are able to, kind of make the most out of it. Yes. Yeah. Thank you so much. Thank you.